जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में आप लोगों को मैथ का टॉपिक बताए थे कि टॉपिक का नाम था यानी चैप्टर का नाम था हमारा एलसीएम और एचसीएफ। उसी टॉपिक को फिर आगे आज बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दिए थे। आज हम आते हैं डायरेक्ट वर्ग और वर्गमूल। देखिएगा, जैसे हम कुछ संख्याओं का रिपीटिशन दोहराने के लिए और उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यही पिछले क्लास में हम बताए थे और इसी के बारे में हम लोग आगे देखते हैं, चर्चा करते हैं। जैसे देखिएगा, मान लीजिए हम यहाँ कुछ संख्याएं लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 2 पे घात हम लिख दिए 3, 4 पे घात हम लिख दिए मान लीजिए 2, 8 पे घात हम लिख दिए 4, 6 पे घात हम लिख दिए 7, इसी तरह हम 5 पे घात लिख दिए 1, ऐसे करके हमने लिख दिया। अब इसमें देखिएगा, किसी का घात आपका 3 है, किसी का घात 2 है, किसी का घात 4 है, किसी का 7 है, किसी का 1 है। इनमें से हम प्रॉपर रूप से सभी का नाम न रख करके इसमें से जो हमारे काम लायक ज्यादा है उसी का नाम बस रखे हैं। यानी इनमें से कुछ ही का हम लोग स्पेशल नाम रख दिए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा यूज आपका 2 ठे होता है और इन दोनों का हम लोग स्पेशल नाम रख दिए। जैसे घात 2 हो गया, इसको हम लोग वर्ग बोल दिए। इसको हम लोग क्या बोल दिए? वर्ग। इसी को अंग्रेजी में हम लोग स्क्वायर बोल दिए। इसी को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोल देते हैं? स्क्वायर बोल देते हैं। इसी तरह आपका घात 3 है, तो इस घात 3 वाले को अंग्रेजी में हम लोग हिंदी में बोल देते हैं घन और अंग्रेजी में हम लोग बोल देते हैं क्यूब। अब ये घन और क्यूब और स्क्वायर हमारा वर्ग कहाँ से आया है, जरा इस पे गौर कीजिएगा। तो ये चीज हम लोग पढ़े रहते हैं ज्यामिति यानी मेंसुरेशन वाले चैप्टर में। मेंसुरेशन वाले चैप्टर में हम लोग इसको पढ़े रहते हैं। ये वहां पे कहाँ मिलता है? आपको वहां 2 चीज मिलता है। एक आपको वहीं पे आपको मिलेगा वर्ग और दूसरा आपको मिलेगा आयत। एक आपको मिलता है वर्ग, दूसरा मिलता है आयत। इस आयत की क्या विशेषता है, वर्ग की क्या विशेषता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आपके आयत की विशेषता रहती है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर रहती हैं। इसकी चारों भुजाएं बराबर रहती हैं। वही आयत वाले में देखिएगा, इसकी केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। आयत में आपका केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, सेम है। जितना इसका चौड़ाई है उतना ही इधर सामने वाला भी है। उसी तरह यहाँ पे ये जो आपकी लंबाई है, जितना ये होगा वही आपका ये भी होगा। यानी दोनों आमने सामने वाली बराबर होंगी। अब जरा इस पे गौर करेंगे तो इसमें 2 चीज हमेशा आप पाएंगे। क्या पाएंगे? इन दोनों का यूनिट अलग अलग है। मतलब इसका मान अलग होगा, सामने सामने वालों का मान इसका अलग है और इन दोनों का मान अलग है। यानी आप 2 चीज का यूज करेंगे। एक आप इसकी लंबाई का यूज करें, एक आपका इसका चौड़ाई। इसका मान लीजिए 8 है तो अलग होगा, कुछ अलग होगा, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए इसको हम 3 लिख दिए, तो यदि इसकी लंबाई 8 है, चौड़ाई 3 है, तो ये 3 है तो इधर वाला भी क्या होगा? 3 होगा। ये 8 है तो इधर वाला भी क्या होगा? 8 होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, जो एक मतलब पार्श्व जो रेखा है, मतलब जो पास की रेखा है, ये अलग अलग है। जरा गौर कीजिए कि यही दोनों सेम हो जाए तब तो सेम हो जाएगा। जैसे देखिएगा, इसको हम सेम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक शेप बना है, यदि मान लीजिए इसको हम 5 मान लेते हैं, तो ये भी ऑफकोर्स ये 5 होगा, ये भी 5 होगा। यदि हम इसको भी इसके बगल वाली संख्या को भी हम बराबर कर देते हैं, 5 कर देते हैं, तब आप ध्यान से देखेंगे ये 5 होगा तो ये भी 5 हो जाएगा। आप यहाँ देखिएगा, तो जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, दो दो यूनिट को मान के कर रहे हैं। एक यूनिट आपका ये हो गया, यानी एक वैल्यू आपका ये हो गया, दूसरी वैल्यू ये हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू आपका अलग अलग है। इस वजह से हम लोग आयत को अंग्रेजी में रेक्टेंगल बोलते हैं और ये रेक्टेंगल हमारे मैथ में इधर कहीं नहीं आता है। और जरा इसी को इस पे देखिएगा, जिसमें आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों पास की भुजाओं को हम बराबर कर दिए। अब बराबर कर देते हैं तो इसका जब हमें क्षेत्रफल निकालना होता है तो दोनों पार्श्व वाले को हम लोग गुणा कर देते हैं, 5:5। उसी तरह यहाँ देखिएगा, इसका जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम लोग करेंगे 3 × 8 और तब आपका आंसर आता है। यही 2 यूनिट का हमने यूज किया है। उसी तरह हम यहाँ 2 यूनिट का यूज किया है। इसी चीज को हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 पे घात 2, 5 पे घात 2। तो इसको रियल में हम लोग बोलते हैं 5 पर घात 2। अब आप लोग कहेंगे सर स्क्वायर कहाँ से आया? तो लीजिए, ये जो हम 5 पे घात 2 लिखने का काम करते हैं, ये हमेशा वर्ग के लिए करते हैं।
इसी वजह से इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में भी वर्ग बोलते हैं। बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग। लेकिन इसका रियल वर्ग हम लोगों का नहीं है, ये तो वर्ग हम लोग यहाँ से सीखते हैं। लेकिन इसको बोलते कैसे हैं? तो बोलते ऐसे हैं, 4 के ऊपर घात 2। घात को अंग्रेजी में हम लोग स्क्वायर नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग पावर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर। हम लोग देखिए इसको स्क्वायर नहीं बोलते हैं, पावर बोलते हैं। हम लोग स्क्वायर किसको बोले? तो जो घात यहाँ 2 है इसको बोलते हैं। 2 क्यों आया है? क्योंकि 4 का रिपीटिशन हमारे पास 2 है, 2 बार हुआ है, 4 गुणे 4। अब ये 2 बार जब रिपीटिशन किए हैं तो यही आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ वर्ग वाला। तो हमारा वर्ग का स्क्वायर का सिस्टम यहाँ से आ जाता है। यही सेम आप घना वाला देखिएगा, घन वाला। तो घन वाले में देखिएगा तो आपको 2 सिस्टम मिलेगा। हम यहाँ घन बनाने की कोशिश करते हैं, देखिएगा ये आपका घन बन गया। इसमें सारी भुजाएं बराबर है, सारी भुजाएं बराबर है, जिसमें आपको 3 भुजाएं मिलेगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। उसी तरह इसमें देखिएगा वर्ग वाले में चाहे आयत में लंबाई, चौड़ाई 2 यूनिट मिल रहा था, तो इसको हम लोग वर्ग बोल दिए। यहाँ 3 यूनिट को हम लोग ले रहे हैं, यानी हम यहाँ 3 यूनिट मिला है, तो इसी को हम लोग 3 यूनिट वाले को घन बोलते हैं। हालांकि रियली में इसको घात 3 रहता है तो घन नहीं बोलते हैं, घन होता ही नहीं, इसको सिंपल पढ़ते हैं। जैसे इसको पढ़े वैसे इसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2 के ऊपर घात 3, सिंपल पढ़ेंगे इसको, एकदम ऐसे सिंपल चलेगा। लेकिन हम लोग वहां से उठा करके यहाँ पे लाते हैं तो इसको क्यूब बोल देते हैं। अब याद कीजिए, आप लोगों के पास दो 2D और 3D, यही 2 चीज आप लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे हम आपको 2D आयाम बता दिए, यहाँ 3D आयाम बता दिए। तो 2D वाले के आधार पे 2 घात वालों का नाम रख दिए, और 3D आयाम के आधार पे हम 3 घात वाले का नाम रख दिए। और चौथा आयाम होता ही नहीं है, पांचवा होता ही नहीं, छठवा होता ही नहीं, सातवां होता ही नहीं है। इस आधार पे इसको हम लोग सिंपल पढ़ लेते हैं। 8 के ऊपर घात 4, 6 के ऊपर घात 7, 5 के ऊपर घात 1, 4 के यहाँ 2 है तो 2 हम लोग यहाँ से लेकर के 4 का स्क्वायर बोल देते हैं, 3 का स्क्वायर बोलते हैं। क्या कभी 8 के लिए बोले हैं? नहीं बोलते हैं। इसको सिंपल बोल के जाते हैं, चतुर्थ घात है। 8 के ऊपर चौथा घात 4 घात है, 6 के ऊपर 7 घात है, सिंपल इसको बोल लेते हैं। इन सब का हम स्पेशल नाम नहीं दिए। लेकिन 2 ऐसे घात हैं जिनको हम लोग स्पेशल नाम दे के चलते हैं। जिसपे घात 3 है उसको हम लोग क्यूब बोल लेते हैं, और जिसपे घात 2 है इसको हम लोग वर्ग बोल लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। यदि मान लीजिए हम कोई संख्या यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिखे 7, यहाँ जब 7 लिखे हैं तो 7 के ऊपर यहाँ कोई घात नहीं है, मतलब यहाँ कुछ नहीं लिखे, इसका मतलब इसका घात हम हमेशा 1 मानेंगे। एक नहीं भी लिखे तब यह मानेंगे कि एक घात है अपने आप में। लेकिन इसी के ऊपर घात हम 0 लिख दें तो इसका मान आपका 1 हो जाएगा। कितना भी बड़ी संख्या हम लिख दें, यदि उसका घात हम 0 कर दिए तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। जैसे मान लीजिए 4, 5, 6, इस पे घात हम 0 कर दिए तो इसका भी मान क्या होगा? 1 होगा। इसी तरह हम 1 लाख के ऊपर घात मान लेते हैं कि 0 है तो इसका भी मान क्या होगा? 1 होगा। कितना हो बड़ी संख्या हो, उसका घात यदि 0 कर दिए तो 1 होगा। ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, हम डायरेक्ट अब वर्ग वाले पे चलते हैं। अब यहीं से आपको सिखाएंगे कि यदि हमको वर्ग निकालना है तो कैसे कैसे निकालेंगे। अब कुछ संख्याओं का हम वर्ग निकाल के दिखाते हैं। आपको दिक्कत कहाँ होगा? तो दिक्कत होगा आपको वर्गमूल वाले सेक्टर में। वहीं से आपका क्वेश्चन भी आते हैं, यहाँ से भी आता है, ऐसा नहीं कि यहाँ से नहीं आता। वर्गमूल वाले में आपको दिक्कत होगा, आपको पढ़ना वहां से होगा, सीखना वहां से होगा। चलिए अब इसको रफ कर देते हैं, थोड़ा देख लें आवाज वाज क्लियर आ रहा है, पिक्चर ठीक है। चलिए अब हम कुछ संख्याओं का गुणनखंड, कुछ संख्याओं का हम वर्ग निकाल के दिखाते हैं, कुछ का चतुर्थ घात, पांचवें घात का। जैसे मान लीजिए हमको 1 का निकालना है, तो 1 को मान लीजिए हम 1 पे घात 2 लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 × 1, और 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा। इसी तरह मान लीजिए हम 2 लिखें और 2 पे घात 2, तो इसका मतलब हो गया 2 × 2
बराबर 2 दूना 4। इसी तरह हम 3 पे घात 2 लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3 गुणे 3 बराबर 3 के 9। इसी तरह 4 लिखें, 4 पे घात 2 तो इसका मतलब होगा 4 गुणे 4 बराबर 4 चौका 16। इसी तरह हम मान लीजिए 5 लिखते हैं तो 5 पे घात यदि हम 2 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5। इसका मतलब सिस्टम यहाँ समझ रहे होंगे कि यदि हमको संख्या का 2 बार गुणा करना है तो शॉर्ट फॉर्म में हमको लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन इसी को कैलकुलेट करके लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे। ये आपका कहलाता है वर्ग। ये आपका क्या कहलाता है? वर्ग। यानी इधर से हम ये वाले आंसर को लाते हैं तो ये हमारा कहलाता है वर्ग। लेकिन इसी का जरा उल्टा कीजिए, यदि हम हमारे पास एक ऐसी संख्या दिया है जिसका वर्गमूल नहीं पता है, इधर से इसको निकालेंगे, इधर से हमको संख्या निकालना होगा, ये आपका कहलाएगा वर्गमूल। इसी वर्गमूल को हम लोग अंग्रेजी में वर्ग को हम लोग वर्ग वाला आयत, वही आयत वर्ग वाला, इसको बोलते हैं स्क्वायर अंग्रेजी में। मूल को हम लोग बोलते हैं रूट, स्क्वायर रूट। तो जिस तरह से हमें वर्ग को लिखना था तो इस तरीके से लिखे हैं, उसी तरह वर्गमूल को लिखने के लिए हम लोग अलग से सिंबल यूज करते हैं इस तरह का, जिसको हम लोग कहते हैं करड़ी। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? करड़ी। करड़ी। देखें पिक्चर कट तो नहीं रहा है? नहीं कट रहे, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं करड़ी। करड़ी बोलते हैं। अब ये करड़ी आपको 2 तरह से मिलेगा, जरा इस लिखने के तरीके पे आप गौर कीजिएगा। जैसे देखिएगा, एक आपको करड़ी मिलेगा इस तरह से, केवल लाइन खींच करके दे दिया जाएगा। दूसरा आपको मिलेगा इस तरह से, इस तरह से। दोनों का मतलब एक ही चीज है, बस थोड़ा सा इसमें माइन्यूट ध्यान देना है। यदि हम केवल ये लिखे हैं, यहाँ पे कोई संख्या लिखते हैं 4x² प्लस 5x प्लस ऐसे करके हम लिख दिए तो जब हम लोग सामान्यतः हम क्वेश्चन में देखें, ध्यान दिए, इस तरह से जब करणी है तो आप समझिए कि इस पूरे पे ये है, यानी यहाँ जितनी संख्या लिखा है सब इसके अंदर है। यदि मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसे लिखे 4x² प्लस 5x प्लस 8, तो इसका मतलब होता है कि केवल जो हमारा करणी है उसके अंदर केवल 4x है, इतना ही है। लेकिन यहाँ पे इस तरह से जो करणी लिखे हैं, इसका मतलब कि सारी जितने भी यहाँ पद लिखे हैं सब इसके अंदर है। इसको आप लोग सवाल में पहचानने की कोशिश कीजिएगा। ये दोनों तरह के मिलेंगे। जब आप संयुक्त भिन्न में कंपाउंड में करके आएंगे तो वहां पे ये सारी चीजें मिलेंगी, तो वहां पे आप लोग दिक्कत में मत फंसिएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो फिर ये चीज आप समझ गए करड़ी। हम आपको वर्गमूल एक स्पेशल बताएंगे। वर्गमूल का बेसिकली हम लोग 2 तरीका यूज करते हैं, वो तरीका धीरे धीरे बताएंगे आपको। बेसिकली हमको देखना था वर्ग। वर्ग सिंपल है, गुणा करना है, कर लेंगे आप लोग। अब बताते हैं वर्गमूल। खैर इस पे हम एक आध क्वेश्चन भी आप लोगों को देते हैं, एक आध क्वेश्चन करके दिखाइए, देखते हैं कर लेते हैं कि नहीं। एक आध क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखते हैं, एक आध क्वेश्चन बताइए। समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो भी ठीक। जैसे मान लीजिए हम आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं। जैसे मान लीजिए हम 15 रखते हैं। अब 15 का स्क्वायर का मान निकाल के आप लोग बताइए। जो लोग 15 निकाल लेंगे वो 18 का निकाल के बताएं, 18 का स्क्वायर क्या होगा। अभी जरूरी नहीं कि बार बार हम घात 3 ही लिखेंगे, घात को हम बढ़ा भी सकते हैं। जैसे देखिएगा, मान लीजिए और हम घात को बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए 21 लिख दिए और कहते हैं इसका घात 3 का मान बताइए। फाइंड कीजिए, फाइंड करके आप लोग बताइए। ये आप लोगों का जस्ट लाइक होमवर्क रहेगा, करके बताएंगे, कमेंट में बताएंगे आप लोग। इसी तरह मान लीजिए हम बोल देते हैं आपको 34 का बोल देते हैं, 34 पे घात मान लीजिए 3 कर दिए। इसी तरह मान लीजिए आपको 28 का हम स्क्वायर पूछ लिए। इन सारी संख्याओं का लगभग 5 क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके जवाब दीजिएगा कितना आएगा। इस तरह से आप निकालिएगा। अब हम चलते हैं वर्गमूल वाले। इसी तरह आपको घन निकालना होगा तो घन ही इसी तरह निकलेगा। जैसे घात 2 लिखे वैसे घात आप 3 लिखिएगा तो आपका घन निकल जाएगा।
यानी आप दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक ही बार में समझ जाएंगे, वर्ग और घन, ये दोनों चीज आप समझ गए। अब हमको बताना वर्गमूल और घनमूल, मुद्दा बस यही है, वर्गमूल और घनमूल। चलिए अब इसको बताते हैं, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। आगे से हम आप लोगों को वर्ग घनमूल जो टॉपिक बेसिक समझा लेंगे, उसके बाद यहाँ पे सवाल लिखेंगे आपके सामने, इसी सवाल में आपको पढ़ के बताएंगे कि सवाल को हमको पकड़ना कहाँ से है। जरूरी नहीं कि हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे सवाल तो वो हल होगा, कभी कभी बीच में से भी पकड़ना रहता है, तो धीरे धीरे चलेगा ये भी। चलिएगा अब हम लोग देखते हैं वर्गमूल। जब वर्गमूल सीख लेंगे तो उसी में आपको बता देंगे घनमूल। अब वर्गमूल बताते हैं, वर्गमूल को हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। इसको वर्गमूल को दर्शाना रहता है तो किसके अंदर दर्शाते हैं, तो करणी के अंदर इस तरह का सिंबल बनाते हैं, ये आपका सिंबल है करणी। चलिए अब ये जो वर्गमूल हम लोग निकालते हैं, ये वर्गमूल हम लोग का दो तरह से निकलता है। तो पहले हम समझा लें कि वर्गमूल क्या है, जरा देखिएगा। जैसे मान लीजिए हम पांच पांच है, पांच पे पांच को हटा देते हैं, कोई बड़ी संख्या लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हम 16 लिखे, 16 को हम दो बार रिपीटिशन कराते हैं, 16 गुणे 16, दो बार रिपीटिशन करा गुणा कर दिए। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 16 पे घात 2, सिंपल तरीका है। इसी को बोलते हैं 16 का स्क्वायर, यानी 16 का वर्ग। गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 256। अब हम आपसे सवाल करते हैं कि ये 256 कहाँ से आया, कैसे आया। तो आप कहेंगे कि सर हम 16 का दो बार गुणा किए तो हमारे सामने 256 आ गया। तो देखिएगा 16 का दो बार गुणा किए तो आपका 256 आ गया। अब जरा इसी का उल्टा सोच के देखिए, ये 256 कैसे आया, तो किसकी वजह से आया है, ये 256 किसकी वजह से आया, कौन ऐसी, मतलब वह कौन सी ऐसी संख्या है जिसको हम दो बार गुणा करेंगे तो 256 हमको आ जाएगा। इसी तरह देखिएगा, जैसे मान लीजिए हम 196 लिखते हैं, तो 196 को हम हल करके यानी इसको सॉल्व करके हम ऐसी एक संख्या निकालें जिसमें उसी संख्या का उसी में गुणा करें तो 196 आ जाए। हमको मुद्दा यहाँ निकालना है, इसी को हम लोग कहते हैं वर्गमूल। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्गमूल। यानी हम इस 196 को हल करके एक ऐसी संख्या निकालें जिसमें उसी संख्या का उसी में गुणा करें, ये आ जाए। सिंपल बात है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम जो बात बोले हैं इसी चीज को गौर कीजिएगा कि हम बोल क्या रहे हैं। फिर से देखिएगा, जैसे हम कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या दे देते हैं, जैसे मान लीजिए हम आपको संख्या दे दिए, मान लीजिए सपोज कीजिए 961, मान लेते हैं सिंपल, थोड़ा बहुत हमको भी याद है वही बता दें, 961। अब 961 को आप लोग गौर कीजिएगा, वह कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें उसी संख्या का उसी में, तो वह संख्या हमको खुद नहीं पता है तो हम मान लेंगे कि वह संख्या क्या है, x है। इस संख्या का इसी संख्या से क्या कर दें, गुणा कर दें, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 961। यही ना मुद्दा है, हमारा मेन सवाल ये था 961। हमको फाइंड क्या करना है, वह कौन सी संख्या है, तो वह संख्या हमको पता नहीं है, हम मान लिए कि वह संख्या x है। अब x का जब हम लोग दो बार गुणा करते हैं तो इसको दो बार गुणा करेंगे तो इसका घात हो जाएगा, एक घात इस पे है एक घात इस पे है, तो एक घात, तो x पे घात हो जाएगा 1 + 1, अब बराबर 961। अब इसको जोड़ दीजिए, x पे घात कितना होगा, एक और एक 2। यहाँ जोड़े क्यों है, क्योंकि यहाँ बीच में गुणा है। यदि यहाँ भाग होता, यदि सपोज यहाँ भाग होता तो हम घात को यहाँ घटा देते, यहाँ प्लस होता तब हल ही नहीं होता, चुपचाप इसके आगे के गुणांकों को जोड़ते हैं, घात को नहीं हल करते। यदि घटाना होता है तभी गुणांक से हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते, आगे के गुणांक इसके घात को कोई छेड़छाड़ नहीं करते, इसके गुणांक को हम लोग हल करते। चलिए देखिएगा, तो इसको हम जोड़ दिए, यहाँ गुणा है हमारा, इस पे घात 1 + 1 हो गया, जोड़ दिए 2 हो गया, ये आपका 961 हो गया। अब यहाँ देखिए घात कितना है, 2। हमको ऐसा भी करना है कि इधर का भी घात क्या हो जाए, 2 हो जाए। अब ये चीज हम कैसे निकालेंगे, यही चीज हमको फाइंड करना है और यही चीज हमको पता लगाना है कैसे।
अब इसी प्रोसेसिंग को हम लोग कहते हैं वर्गमूल निकालना। इसी प्रोसेसिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्गमूल निकालना। अब ये वर्गमूल हम लोग दो तरह से निकालेंगे। ये वर्गमूल कितने तरह से, तो दो तरह से हम लोग निकालते हैं। एक हम लोग निकालते हैं गुणनखंड विधि, एक हम लोग निकालते हैं गुणनखंड विधि, और दूसरा हम लोग निकालते हैं भाग विधि। एक हम लोग निकालते हैं गुणनखंड विधि से, और दूसरा हम लोग निकालते हैं भाग विधि से। यही चीज हमको देखना है। चलिए, अब ये दोनों तरीका बताएं। एक आपको गुणनखंड विधि देखना है, एक भाग विधि देखना है। अब धीरे धीरे बताएंगे इसी को। अब यही प्रोसेसिंग यहीं से चलेगा, और उसको एंट्री मार लेंगे HCF LCM में, वहीं से हम लोग धीरे धीरे सीखने लगेंगे। देखिएगा, क्योंकि हमको HCF SCM में जाने से पहले ये दोनों हमको बताना था। मेन मुद्दा हमको यही समझाना था, भाग विधि और गुणनखंड विधि। बताया जाए इसी को। चलिए देखते हैं गुणनखंड विधि। गुणन का मतलब होता है गुणा, गुणन का मतलब होता है गुणा, खंड का मतलब होता है टुकड़ा, खंड का मतलब होता है टुकड़ा, गुणन का मतलब होता है गुणा यानी मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। यही चीज हमको देखना है। मान लीजिए हम कोई संख्या आपके सामने लिखते हैं, जैसे सपोज कीजिए हम मान लीजिए लिख दिए, क्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए, मान लीजिए हम लिख दिए 20, या मान लीजिए हम लिख दिए 24। हमको देखना है कि 24 किस किस संख्या से कटेगा, और कौन कौन सी ऐसी संख्या आएगा जिससे कटेगा। तो इसको निकालने का सिंपल तरीका है। कैसे निकालेंगे, देखिएगा। एक लाइन आप ऐसे लिखिए, एक लाइन आप ऐसे ड्रा कर दिए। अब चलिए ड्रा कर दिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। हम देखेंगे कि 24 किस संख्या से कटेगा, यानी किस पहाड़े में आएगा, यानी किस टेबल में आएगा, हमको ये देखना है। इससे पहले एक और चीज आपको देखना होगा कि हमको पहले ये पता लगाना होगा कि ये कौन कौन सी संख्या से कटेगा, कौन कौन सी संख्या से कटेगा, जिसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर। अब हमको ये देखना है, तो पहले ये पता कर ले। जैसे मान लीजिए 24 है, 24 किससे कटेगा, 1 से कटेगा। तो 1 से तो सारी संख्याएं कटती हैं, क्या 2 से कटेगा, 2 से कटेगा। अब ये हम कैसे पता करेंगे, 2 से भाग देके चेक करेंगे, कटेगा। और किससे कटेगा, 3 से कटेगा। और 4 से, 4 से कटेगा, 4 से भी कटेगा। और किससे कटेगा, 6 से कटेगा। उसके बाद 8 से, उसके बाद 12 से, उसके बाद 24। छोड़ देंगे, 24 नहीं लिखेंगे, वो तो शायद से खुद ही कटेगा। इतनी संख्या है जिससे कटेगा। अब हम जब यहाँ गुणनखंड विधि का यूज करेंगे, तो इसमें वो संख्याएं हम चूज करेंगे जो संख्या खुद से ही कटे, जिसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। यानी यहाँ जो हम गुणनखंड विधि यूज कर रहे हैं, जिससे हम इस संख्या को कटाना चाहते हैं, उसके लिए हम अभाज्य संख्या यूज करेंगे। तो कौन सी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या पहले ट्राई मारते हैं, जो सबसे छोटी संख्या पर 2 होगा, सबसे छोटी संख्या का हम लोग पहले ट्राई मारेंगे। चलिए 2 से देखते हैं, 2 से कटेगा, कटेगा तो ठीक, नहीं कटेगा तो अगली संख्या का यूज करेंगे। उससे भी नहीं कटेगा तो अब 4 को नहीं ट्राई मारेंगे, ना 6 को, ना 8 को, ना 12 को। अब कोई प्राइम नंबर खोजेंगे, यानी अभाज्य संख्या खोजेंगे। तो चलिए खैर 24 है, 2 से कटेगा, 2 से कटाते हैं तो 2। अब 2 से आप 24 में भाग दीजिए। चलिए हम भाग देते हैं, 2 कम 2 कट गए 0, फिर यहाँ 4, 2 दूना के 4 कट गया, कितना है 12, 12 लिख दीजिए। फिर देखिए 12 किससे कटेगा, 2 से फिर कटेगा 12, तो 2 लिखिएगा, 2 छके 12। फिर किससे कटेगा, 2 से, 2 तिहाई 6। फिर 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, अब हमको कटाना पड़ेगा 3 से, 3 से कटेंगे 1 आ गया।
ये हमारा रहा गुणनखंड, यानी एक हमारी संख्या है 24, तो इसका गुणनखंड हम क्या क्या कर दिए, ये रहा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये इसका गुणनखंड रहा। अब हम अपने मेन मुद्दा पे आते हैं, ये हम आपको गुणनखंड बता दिए। चलो देखिएगा, जैसे मान लिया 24 का निकाले थे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आया था। अब इसका गुणनखंड बनाना है, तो इसमें पेयर बनाते हैं, कितने कितने का, तो 2 2 का, क्योंकि हमको वर्गमूल निकालना है। घनमूल निकालना होता है तो 3 3 का पेयर बनाते हैं, तो इसमें हम 2 2 का पेयर बनाएंगे और 1 2 लेंगे। अब इस 2 का बनेगा ही नहीं, इस 3 का भी नहीं बनेगा। अब इसको हम कैसे रखेंगे, इसको गुणा करेंगे, 2 3